ओके। हम्म। आप लोगों को इसकी ब्राइटनेस ठीक लग रही है? लिखने में पढ़ने में समझ में आ रहा है कुछ? या अगर लाइट बंद करनी है तो कर सकते हैं। एक करनी है तो कर लो बेटा, अब मैं तो ऐसा फंस गया हूँ कि मैं ऐसे उड़ नहीं सकता। तो आप कर, बस ये अगली वाली बंद कर दीजिएगा। हाँ सही किया। और करो। जो मेरे ऊपर वो वाली खोल दो। बस ये बंद कर दो जो मेरे ऊपर आ रही है। हाँ वो खोल दो। बस ठीक है, थैंक यू। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने आपसे कुछ इंट्रोडक्टरी बातें की, और हमने आपको कोशिश की कि आपको ये समझाएं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो होती क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किन एरियाज पे बेस करती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसीसी ने जो कोर्स डिजाइन किया है उसका रोल क्या है। आपने इस पेपर को पढ़ना कैसे है। आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने कही थी वो ये कही थी कि जब इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको एज अ अकाउंटेंट नहीं बनना बल्कि एज अ एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि आपने बार बार हर मौके पे एक डिसीजन लेना है। हर मौके पे एक डिसीजन लेना है। तो हम जानते हैं अकाउंटेंट डिसीजन मेकर नहीं होता। अकाउंटेंट बेचारा फॉलोअर होता है। अकाउंटेंट जो है वो पास के डेटा को बस रिकॉर्ड करना जानता है। वो फ्यूचर के हवाले से कोई डिसीजन मेकिंग ले करता नहीं है। तो इस पेपर में आपको डिसीजन मेकर बनाया जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजर बनाया जाएगा, क्योंकि आप किसी भी एंटिटी के जाके फाइनेंसिस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसको। आप उन फाइनेंसिस को मैनेज कर रहे होंगे। तो फाइनेंस का जो सादा भाषा में मैंने आपको मतलब बताया था वो क्या था, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। और उस रिसोर्स में हर तरह की चीज शामिल है। उस रिसोर्सेज में हर तरह की चीज शामिल है। सर उसमें कैश भी शामिल है, उसमें कंपनी के फंड्स भी शामिल है, उसमें कंपनी के नॉन करेंट एसेट भी शामिल है। हर एक चीज, तो हर एक चीज। क्योंकि कंपनी का एक डॉलर भी जो है ना, एक रुपया भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर वो शेयर होल्डर का पैसा है। या आपने कंपनी के नाम पे उठाया हुआ है। भाई आप एक कंपनी के मैनेजर हैं, एबीसी आपका नाम है, सुनना जरा। कल को आप कंपनी छोड़ देते हैं, आप जानते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को, ऐसे ही है ना। तो कंपनी ने अगर बैंक से भी लोन लिया हुआ है तो कंपनी ने अपने नाम पे भी लोन लिया हुआ है, डायरेक्टर या मैनेजर ने अपने नाम पे। तो इसीलिए एक रुपया भी, एक रुपए का फाइनेंस भी, एक रुपए का रिसोर्स भी कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी को बताइए मेरे नाम पे उठाया गया है। चाहे या तो शेयर होल्डर का होगा या किसका होगा, डेट होल्डर का होगा। सही, हम जानते हैं कि एक एंटिटी ज्यादा दो बड़े सोर्स उसके पास क्या है पैसा उठाने के, या तो डेट या तो इक्विटी। तो सर ये सब बात हमने लास्ट क्लास में भी कही थी आपसे कि हम किस तरीके से फाइनेंस अरेंज करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे और फिर डिविडेंड का डिसीजन लेंगे। तो तीन बड़े डिसीजन की हमने बात की थी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। फिर उसमें से जाते जाते हमने एक डिसीजन स्टार्ट भी कर दिया था, दैट वाज इन्वेस्टिंग डिसीजन। और उस पर हमने डिटेल से बिल्कुल बेसिक से बात शुरू की थी। मैंने वर्ड इन्वेस्टमेंट से बात शुरू की थी कि सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कौन से फंड से होती है, सरप्लस फंड से होती है, रिजर्व सेफ अमाउंट से होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट से होती है। कभी भी आपके वर्किंग कैपिटल को आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में शामिल नहीं करेंगे, वरना आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा है। फिर उसके बाद आपको बताया गया था, पूरा मैंने प्रोसेस बताया था कि कैसे एक कंपनी इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रपोजल कैसे इवेल्युएट करती है, और लास्ट में शायद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डेफिनेशन हमने आपको दे दी थी, ऐसे ही है। हमने बताया था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डिटरमाइन करते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है। अब मैं आज जो अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं वो एक ऐसे प्रोसेस से करने जा रहा हूं कि लेट से प्रैक्टिकल लाइफ में आप किसी एंटिटी के फाइनेंशियल मैनेजर हो और आपको बुलाया जाए बोर्ड में और आपसे कहा जाए कि यार ये हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, आप जरा इसको एनालाइज करके बताइए कि हमें इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है। देखो डिसीजन मेकिंग दो तरह की होगी, कितनी तरह की होगी, दो। एक होती है स्क्रीनिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जब आपको एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और आपसे ऑप्शन रखा जाएगा कि आप इसमें से एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप उसमें स्क्रीनिंग करेंगे कि यार कौन सा मेरे लिए सबसे बेहतर है। अच्छा, आम जो आप लोग की आज तक की नॉलेज है, उसमें आप लोग के जहनों में क्या है कि जी मेरे लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है जिसकी एनपीवी ज्यादा अच्छी है ना, जो आप लोग की बेसिक नॉलेज है, उसमें आप लोगों ने ऐसा सीखा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा जरा, ये बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं जरा इनको हटा दूं वरना हम पढ़ा नहीं सकते। ओके, तो अब आपको बुलाया गया और आपसे कहा गया कि आप बताइए कि हम इस प्रोजेक्ट को या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करें या ना करें। अब देखो जब एंटिटी डिसीजन मेकिंग करती है, मैं पहले जरा ओरली उसका पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको उसको टाइप भी करवा दूंगा। और आज के बाद आपने याद रखना, ये सिर्फ थ्योरेटिकली या इस पेपर के लिए याद नहीं रखना, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंशाल्लाह कभी आपको मौका मिले तो आपने इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट तक जाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फंड्स को डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन करते हैं, यानी कि अपने बजट को। क्योंकि लेट से आप किसी को बुलाएंगे, किसी इन्वेस्टमेंट डिजाइनर को या से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बुलाएंगे और आप उससे बोलेंगे यार मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ बताओ, तो सीधा वो क्या पूछेगा आपसे, भाई मुझे पहले अपना बजट तो बताओ। क्योंकि देखो मेरे पास तो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, तुम्हारे पास है अरबों रुपए? बोलेगा नहीं नहीं, तो बोलेगा अपना बजट बताओ। तो सबसे पहले आपको याद है मैंने आपको सरप्लस फंड कैलकुलेट करना सिखाए थे। सरप्लस फंड आपने कैलकुलेट करने हैं ताकि आपको अपना ब्रैकेट पता चल जाए कि यार मेरे पास कितने रेंज का अमाउंट मौजूद है, कि इस रेंज में मैं कितने की कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स को अडॉप्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पूरी कंपनी के जितने बैंक अकाउंट, जितने फाइनेंसेस सब कहीं से अरेंज हो सकता है, तो ये सब अरेंज करके आपने फाइनेंस को अरेंज किया। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि पहले फाइनेंसिंग होगी फिर इन्वेस्टमेंट होगी, तो हमने अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया हुआ है, तो इसका मतलब है फाइनेंसिंग हो चुकी है, पैसा अरेंज हो चुका है, ये हमारी अजम्पशन है, मैंने आपको लिखाई भी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। अब पैसा अरेंज हो चुका है, अब मुझे इस पैसे को डिप्लॉय करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मेरी अजम्पशन है फाइनेंस अरेंज हो चुका है और उस पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी मुझे पता है। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता होना जरूरी है, हाँ ना? क्योंकि देखो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता नहीं होगा, लेट से मैंने बैंक से 50 लाख का लोन उठाया हुआ है और उसमें मैं 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करूंगा, तो बेटा अब इस 50 लाख को मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि बेटा कम से कम 15 से ऊपर इन्वेस्ट करना। अगर 15% से कम पे आपने इसको इन्वेस्ट किया तो आपको लॉस होगा, फायदा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता होना बहुत जरूरी है। तो मेरी अजम्पशन है कि मुझे फाइनेंसिस का भी पता है, अरेंज हो चुके हैं, और मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मुझे पता है। अब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले मैं फंड्स को डिटरमाइन किया। लेट से मेरे पास 10 मिलियन के फंड्स हैं, ये सरप्लस फंड्स हैं वर्किंग कैपिटल को हटाने के बाद। अब उस
एडवाइजर ने आपको कहा ठीक है सर, अब आपने मुझे बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस 10 मिलियन के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को आप ले सकते हैं। एक से ज्यादा प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं और एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो उसने आपको 5 प्रोजेक्ट्स बता दिए कि यार ABCDE, ये 5 प्रोजेक्ट्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। अब आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ी है आप लोगों ने थोड़ी सी, एक ACCA का बड़ा मसला है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट पेपर नहीं रखा, ये एक ड्रॉबैक है। होना चाहिए, इकोनॉमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी जिंदगी में आगे हर जगह आपको काम आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत छोटा सा माइनर सा एरिया शायद F1 में रखा गया है, और वो इनफ नहीं है। आप देखें जितनी प्रोफेशनल एजुकेशन है, ICMA हो, CA हो, इन्होंने अलग पेपर रखा है इकोनॉमिक्स का, लेकिन बहरहाल यहाँ पे नहीं है, होना चाहिए था। खैर, इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जिसे आप कहते हो स्कार्सिटी, है ना, कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स एंड नीड्स आर अनलिमिटेड। हमारी वांट्स, तो मेरा दिल चाहता है, वो क्या शेर ने, शायर ने क्या बोला, हर ख्वाहिश ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन उसके लिए इतने रिसोर्सेज है नहीं। तो आपके पास जो इन्वेस्टर एडवाइजर आया था, उसने तो आपको 50 प्रोजेक्ट बता दिए, लेकिन आप 50 के, आपका तो दिल चाहता है मैं सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, लेकिन आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, अप टू 10 मिलियन। सही है, अप टू 10 मिलियन। यहीं पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, कैपिटल रैशनिंग का। ये आपके F9 का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट पेपर में पूछा है इस प्रश्न ने। ठीक है, तो ये आगे चल के चैप्टर में आएगा भी, लेकिन मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूं उसको। स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा कि सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयर नीड्स या वांट्स आर अनलिमिटेड। ये है स्कार्सिटी, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो, तो फिर आप ऐसी सिनेरियो में सिलेक्शंस करते हैं, है ना। आप सिलेक्शन करते हैं कि यार पहले मैं इस रिसोर्स को यहाँ एलोकेट करूं, फिर यहाँ करूंगा, फिर यहाँ, जहां पर आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिले। ये वर्ड आपने पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन, जो आपको सबसे ज्यादा। अब हमारी सेटिस्फेक्शन क्या है, एक फाइनेंस मैनेजर, एक फाइनेंशियल मैनेजर की सेटिस्फेक्शन क्या है, ज्यादा रिटर्न, ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। बिल्कुल, यही उसकी सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो वो चाहेगा कि इस फंड्स को सबसे पहले वहां लगाए जहां पर उसको सबसे ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मिल रही है। क्लियर। कैपिटल रेशनिंग यहीं जुड़ती है आके। कैपिटल रेशनिंग का मतलब एक ऐसा सिनेरियो होता है या एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एंटिटीज के फंड्स शॉर्ट हो जाते हैं और उनको नीड ज्यादा फंड्स की होती है। 10 मिलियन आपको आपके पास है, लेट से आपका प्रोजेक्ट है 50 मिलियन पे जा रहा है, 30 मिलियन पे जा रहा है, 15 मिलियन, अल मुख्तसर ये कि जितना फंड्स अवेलेबल है उससे ज्यादा आपको नीडेड है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कैपिटल रैशन हो गया, कैपिटल रैशनिंग हो गई। बात समझ में आ रही है कि आपका कैपिटल शॉर्ट हो गया। अब कैपिटल रैशनिंग दो तरीके की हो सकती है। कुछ एंटिटीज इस रैशनिंग को खुद जनरेट करती हैं, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट फकीर नहीं होते, बनने की कोशिश करते हैं। सर क्या मतलब, यार वो अपने फंड्स को ना पूरा खोल के नहीं रखना चाहते सामने, उन्होंने फंड्स उनके पास होते ज्यादा हैं, लेकिन वो सेफ साइड पे रहकर कुछ अमाउंट छुपा के रखना चाहते हैं। लेट्स से ये जो 10 मिलियन का फिगर आया, ये 10 मिलियन थे नहीं, ये थे 15 मिलियन। लेकिन एंटिटी ने बोला, इन्वेस्टर को बोला यार वहां पर 10 मिलियन, जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सामने वाले को अपना फंड बजट थोड़ा नीचे करके बताते हैं, ताकि आपको पता है कि सेफ साइड पे रहूंगा, अल्लाह ना करे कभी जरूरत पड़ गई या ये कोई महंगी चीज बनी तो फिर मैं निकालूंगा, वरना मैं इसी में खेलूंगा। सही है, ये एक जनरल फिनोमिना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए आपके लिए बनी है ना, इंसानों ने बनाई है, तो वो इंसानों के दिमाग के हिसाब से, इसलिए उसमें कुछ भी रट्टा नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल ऐसे समझाऊं जैसे आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये काम, बिल्कुल ऐसे ही आपने सीखना है, ताकि कभी आप रट्टाफिकेशन पे जाए ना। इंशाल्लाह एक एक टॉपिक में आपको एक भी रट्टा नहीं लगाना। यहां पर भी बता रहा हूँ कि आपने पढ़ना ही है ऐसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, ना किताबों से ना रट्टे लगवाए जा रहे हैं, ना आपने रट्टे लगाने हैं, ना नोट्सों के चक्कर में पढ़ना है, ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के चक्कर में पढ़ना है। आपने कंसेप्चुअली स्ट्रांग होकर पढ़ना है। एक एक चीज इंशाल्लाह अभी आपको आती होगी। अभी आपके नॉर्थ के स्टूडेंट मुझे मेरे साथ रूम में क्लास हो रही है ऑडिट की, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया पेपर का, अल्हम्दुलिल्लाह सबका बहुत अच्छा फीडबैक था। तो सर ये सब कब होगा, जब आप 100% कोर्स कवरेज करेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा हुआ होगा, लिमिटेड या सिलेक्टेड नहीं पढ़ा हुआ होगा। जब आप लिमिटेड या सिलेक्टेड पढ़ते हैं नोट्सों से, आप बहुत खतरे में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। बहरहाल, तो अब बेटा ये रैशनिंग अगर एंटिटी ने खुद जनरेट की है तो हम इसे कहते हैं सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग। क्या कहते हैं, यानी कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स की वजह से ये जनरेट हुई है, असल में नहीं है। और अगर कंपनी बाय डिफॉल्ट ही गरीब है, यानी कि कंपनी के पास है ही नहीं पैसा, कंपनी के पास है ही नहीं, है ही 10 मिलियन,
तो फिर हम कहते हैं ये हार्ड कैपिटल रेशनिंग है। क्या है ये? हार्ड। तो ये सब लिखवाया जाएगा, आप टेंशन ही लेनी। अभी चूंकि मैं एक प्रोसेस समझा रहा हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको कॉपी करवा देंगे। सही है। अब आपके पास 10 मिलियन का फंड आ गया और 4 5 6 प्रोजेक्ट आ गए। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं सबसे पहले किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं। तो आप लोगों के जहनों में अक्सर ये आंसर होता है कि सर जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा होगी मैं उसमें पैसा लगाऊंगा पहले। ऐसा करना चाहिए। जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा हो उसमें लगा दें पैसा। जी। नहीं करना चाहिए ऐसा। फिर क्या करना चाहिए? आरओसी देखेंगे। वेरी गुड। जी बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अदर फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। जी बेटा। कैश फ्लो देखना चाहिए। कैश तो है ना हमारे पास, और प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है। आ रहा है जी। आप क्या कहती हैं? बाकी फैक्टर सिर्फ एनपीवी को देखना नहीं चाहिए। ऑनलाइन वालों, आप कुछ इनपुट देना चाह रहे हो? जी नौरीन, ईशा, एमन, आयशा, इमामा, कुनूत, आप लोग कुछ देना चाह रहे हो इनपुट? शाबाश। इन्वॉल्व रहें, ऑनलाइन क्लास जरूर ले रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रॉपर इंटरेक्ट रखें ताकि आप प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ें, वरना फायदा नहीं है। पे बैक पीरियड शॉर्ट हो। अच्छा, पे बैक को देखना चाहिए आपके ख्याल से। और कोई कुछ कहना चाह रहा है भाई? वेरी गुड, शाबाश। तो सर इस पे एक बात याद रखें, कभी भी आप एनपीवी को सिर्फ देखकर डिसीजन नहीं लेंगे। आपकी पुरानी नॉलेज थी अगर आपने सोचा भी ऐसा। आज के बाद क्या देखेंगे सर, आपने ना ये देखना है, हो सकता है जो इन्होंने बात की बिल्कुल यही बात मैंने करनी थी, कि यार अगर उसकी एनपीवी ज्यादा है, हो सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो। आप उसका रिटर्न को देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, बाद में पता चला अरे यार इसका रिटर्न तो ज्यादा था बट इसकी इन्वेस्टमेंट तो और ज्यादा है। तो पता चला पर डॉलर पे जो रिटर्न है वो अच्छा नहीं है। इसलिए आप रेशो निकालते हो। क्या निकालते हो? रेशो। तो सर ने कभी आपको रेशो पढ़ाए हो तो सर ने बताया होगा कि रेशो जो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने का नाम है। रेशो का मतलब ही क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर। तो यहाँ पर दो चीजें क्या है? प्रॉफिट और उसकी इन्वेस्टमेंट। तो मैं दोनों चीजों को कंपेयर करूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि अगर ये एनपीवी अर्नड हुई है तो उस पर लगाया कितना है। तो मैं इन दोनों चीजों को जब कंपेयर करके डिवाइड करता हूं तो मैं हासिल करता हूं पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या कहते हैं उसको हम? पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर आपने कहीं ये नाम सुना हो ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? एनपीवी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। जब आप एनपीवी को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से तो आपके पास एक अमाउंट, एक नंबर आएगा। वो शो करता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जिस प्रोजेक्ट का पीआई सबसे हाई होगा वही प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा। दोबारा, जिस प्रोजेक्ट का पीआई सबसे हाई होगा वही क्यों? क्योंकि मैं इस बार टोटल एनपीवी को नहीं देख रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, एनपीवी को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर रहा हूं। और मुझे पता चल रहा है कि मेरे कौन सा प्रोजेक्ट मेरे डॉलर्स को सबसे अच्छा यूज कर रहा है, सबसे अच्छा कमा के दे रहा है पर डॉलर पे। तो मेरे लिए अब मेरा डिसीजन गलत नहीं होगा क्योंकि मैं खेल रहा हूँ किस पे? पर डॉलर पे। एक का आता है पीआई 1.25, एक का रहा है 1, एक का रहा है 1.5। इसका मतलब है कि एक सबसे अच्छा कमा के दे रहा है, एक थोड़ा कम, फिर एक उससे भी कम। तो मैं रैंकिंग करूंगा पीआई की बेस पे। तो अगला काम आप क्या करोगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के प्रोसेस में, कि आप सारे प्रोजेक्ट्स की पीआई निकालोगे। सारे प्रोजेक्ट्स की क्या निकालोगे? पीआई। फिर पीआई की बेस पे आप इनको रैंक आउट करोगे। पीआई की बेस पे आप उनको रैंक आउट करोगे। जैसी रैंक आउट कर लोगे, अब उसके बाद वो जो फंड्स आपके पास पड़े उसको एलोकेट करना शुरू करोगे, इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। सही है। अच्छा, अब यहां पर मैं रुकूंगा। आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए। सर वो क्या? आपके जहन में सवाल ये आना चाहिए कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हों जिनकी रैंक तो अच्छा है लेकिन थोड़े रिस्की हैं वो। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि उसमें मैं थोड़ा कम इन्वेस्ट करूं? जैसे लेट सपोज एक प्रोजेक्ट है, उस पर 2 मिलियन लगाने हैं, लेकिन है बड़ा रिस्की प्रोजेक्ट। तो आपका दिल में आ रहा था यार एक काम करता हूँ, पूरे 2 मिलियन नहीं लगाता, इसको मैं बोलता हूँ यार 1 मिलियन मैं लगाता हूँ, किसी से 1 मिलियन और पकड़ लो आप। यानी कि 50% लगाता हूँ उस प्रोजेक्ट में। तो आपके जहन में ये सवाल आएगा। सुनना जरा, मैं डाल रहा हूँ सवाल आपके जहन में, सारे सिनेरियोज करा रहा हूँ। तो इनशाला कोई भी सिनेरियो आएगा तो मैं कहीं टेंशन नहीं होगी, तुम्हें पता होगा कि इस सिनेरियो में ऐसे डिसीजन लेना है। तो पहला सिनेरियो मैं बना रहा हूँ कि उन प्रोजेक्ट्स को आपने रैंक आउट कर लिया। अब रैंक आउट करने के बाद एक और मसला खड़ा हो गया। बोला सर ये जो नंबर 1 वाला प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छा लेकिन रिस्की बहुत है। अच्छा, फिर क्या करें? कह रहा है सर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 50% इन्वेस्ट कर दूं इसमें। तो याद रखो
प्रोजेक्ट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है डिविजिबल प्रोजेक्ट और एक होता है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। एक क्या होता है? डिविजिबल प्रोजेक्ट और एक क्या होता है? एक होता है डिविजिबल प्रोजेक्ट और एक क्या होता है? इनडिविजिबल प्रोजेक्ट। सर फर्क क्या है बच्चों? अगर वहां पर लिखा हुआ ना कि वो नंबर वन प्रोजेक्ट जो तुम्हारा है सबसे अच्छा वाला, अगर वहां लिखा हुआ है कि वो डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल का मतलब आप उसको पार्शली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर वहां लिखा हुआ है इनडिविजिबल है, तो फिर आप पार्शली इन्वेस्ट, फिर आप तो पूरा 2 मिलियन लगाओ वरना छोड़ दो प्रोजेक्ट। तो दो टाइप के प्रोजेक्ट मैं लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, अभी फोकस रखो। डिविजिबल हो गया और एक क्या हो गया? इनडिविजिबल। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस चीज को भी देखना है। तो रिस्क को हम देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे पूरा इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब अगर लिखा हुआ इनडिविजिबल है तो फिर सोचना पड़ेगा कि यार लगाऊं या छोड़ दूं। और डिविजिबल लेगा तो पार्शियल इन्वेस्ट करेंगे, पार्शियल छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर दो टाइप के प्रोजेक्ट और आए। तो बोला क्या मतलब? मैंने ना जब रैंकिंग की ना, तो मैंने कभी मैं ए में लगाऊंगा, मैं सी में लगाऊंगा, मैं ई में लगाऊंगा और मैं बी में लगाऊंगा। मैंने चार प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक इन्वेस्टर उठ के आया, बोला सर इसमें मसला है। मैंने कहा क्या मसला है? बोला सर आप एक साथ ना बी और ई में एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब या तो बी ले लें कॉम्बिनेशन में, या ई ले लें। बी और ई को एक साथ नहीं उठा सकते। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है ये? हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसा इवेंट जो दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट इवेंट अगर होगा, जैसे लेट सपोज आप लूडो खेलते हैं तो डाइस रोल करते हैं। जब एक सिंगल डाइस रोल करते हैं तो उसमें या तो वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री फोर फाइव या सिक्स। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि टू और थ्री एक साथ आ जाए। तो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल, कि दो प्रोजेक्ट एक साथ अकर नहीं हो सकते। दो प्रोजेक्ट्स एक साथ अकर नहीं हो सकते। तो उसने कहा सर इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बी और ई एक साथ अकर, आप या तो बी सिलेक्ट कर लो या ई सिलेक्ट कर लो। मैंने कहा अच्छा भाई ये भी देखना है? बोला हाँ भाई ये भी देखना है। चलो भाई, दो तरह के प्रोजेक्ट और हो गए। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा नॉन म्यूचुअल। नॉन म्यूचुअल का मतलब कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं। सर ये क्या है सवाल में सब लिखा हुआ होगा? यस लिखा हुआ होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। पूरा प्रोसेस जब खत्म कर दूंगा फिर इसके ऊपर पूरा एक सवाल कराऊंगा आप, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा अच्छा इस तरीके से करना है काम। अभी सिर्फ फोकस होकर सुनो, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको उसने बोला भाई आपको अगर ये भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, दो प्रोजेक्ट और भी होते हैं। आपने कहा अच्छा भाई तू बता दे वो क्या होता है। बोला एक होता है डिपेंडेंट प्रोजेक्ट, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। मैंने कहा क्या मतलब? बोला भाई आप इसमें से अगर ए ले रहे हो ना, तो आपको आपको लाजमी 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 सी भी उठाना पड़ेगा। मैंने कहा लो भाई, यानी कि ए को अगर उठाता हूं तो सी भी लेना पड़ेगा। ये उसका ऑपोजिट हो गया। उसमें क्या बोला था? दोनों में से एक लो। यहाँ क्या बोला? एक लोगे तो दूसरा भी लेना पड़ेगा। डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। और अगर लिखा हो इंडिपेंडेंट तो इसका मतलब है ए ले लो या सी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो छह तरह के प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिए। कितने तरह के? छह तरह के। नंबर वन क्या था? डिविजिबल इंडिविजिबल, दो ये हो गए। म्यूचुअल नॉन म्यूचुअल, दो ये हो गए, चार। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक हो गई। और फिर मैंने आपको कैपिटल रेस्टिंग उसकी दो टाइप बताई। ठीक है, कंक्लूड करते रहे ताकि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह कॉपी भी कराना है। सर आपने ये सारी चीजों को देख कर ना, ख्याल करते हुए एक कॉम्बिनेशन बना लिया जिसमें आपने अपने सारे फंड्स को डिप्लॉय कर दिया। अच्छा एक बात यहाँ याद रखना, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर जो है ना, वो कोशिश करता है कि मेरे पास जितने भी फंड है वो सब डिप्लॉयड हो, वो सब एम्प्लॉयड हो, वो फारिग ना पड़े हुए हो। क्योंकि पैसा जब फ्री पड़ा हुआ होता है, तो आप जानते हो माशाल्लाह इतने जहन तो आपके पास भी है कि सर खाली पैसा अगर घर में पड़ा हो तो वक्त गुजरने के साथ क्या होता रहता है? डी वैल्यू होता रहता है ना? डी वैल्यू होता रहता है, उसकी वैल्यू ऑफ परचेजिंग पावर गिरती रहती है। ऐसा ही है? बिल्कुल सर। एक नुकसान ये होता है, दूसरा थेफ्ट चोरी होने, वो अलग, वो फैक्टर्स भी अपनी जगह है। तो इसीलिए जो एक फाइनेंस मैनेजर होता है अच्छा, वो कोशिश करता है कि वो किसी फंड्स को वेला ना छोड़े, किसी फंड को फ्री ना छोड़े, सारे फंड्स को डिप्लॉयड रखे, एम्प्लॉयड रखे, ताकि पैसा हर एक डॉलर पैसा कमा के दे, किसी फंड को फ्री ना छोड़े। बात समझ में आ रही है? ओके। मैं आपको इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूं कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि दुनिया ऐसे भी कर रही है। जरा सुने गौर से। इस पे दे रहा हूं कि अच्छा फाइनेंस मैनेजर कैसे काम करता है। वो अपने फंड्स को दिनों में के लिए नहीं, घंटों के लिए भी फ्री नहीं छोड़ता। दिनों की बात तो बहुत बड़ी है,
घंटों के लिए। सर कैसे, एग्जांपल सुनो। बैंक्स के अंदर ना, आपके मुल्क के अंदर बैंकिंग टाइमिंग क्या है? सुबह 9 से शाम 5। तो 5 बजे शटर गिर जाते हैं बैंकों के। अब एक खास अमाउंट होती है जो एटीएम मशीन में होती है, इसके अलावा सारे अरबों खरबों रुपए आपके बैंकों में पड़े हुए होते हैं। अब बैंक के जो ट्रेजरी मैनेजमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, वो कितने स्मार्ट लोग होते हैं। ये सीएफए टाइप लोग जो होते हैं, इनकी आपने सुना होगा सीएफए की सैलरी ये वो, तो वो रीजन ही ये है कि वो, उनका रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, वो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी बड़ी करवाते हैं। तो आपका ये जो असद उमर है, पीटीआई वाला था, इसका भाई जो हमारा गवर्नर भी रहा है सिंध का, जुबैर, तो उसने कई बैंकों, उस बेचारे ने, एक बैंक का सीएफए था वो, तो किसी बैंक का फाइनेंशियल एडवाइजर था कि यहाँ लगाओ, पता नहीं 2 बैंक उसने डुबवा दिए थे। इतना गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो हो जाता है, अब क्या करें। बहरहाल, आपके यहाँ बैंक बंद हो जाता है 5 बजे। अब अरबों खरबों रुपए बैंक के पास पड़ा है, बैंक कब खुलेगा? अगली सुबह 9 बजे। तो कितने घंटे फ्री हो गए? 5 से 5 12, सुबह 5 बजेंगे, 12 घंटे वो हो गए, फिर 4 और ऐड कर लो, 16 घंटे। 24 में से सिर्फ 8 घंटे फंड्स की नीड होती है पाकिस्तान के अंदर, बैंक के अंदर। आज आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, 16 घंटे तक नीड नहीं होती। इसका मतलब है 1/3। 24 घंटे होते हैं दिन में, है ना? एग्जैक्ट 1/3 हो गया। 8 8 8 ऐसे ही है। तो 3 8 में से एक 8 आपको पैसा चाहिए, 16 घंटे, 2 8 आपको तो पैसा नहीं चाहिए। आप 12 बजे किसी बैंक के पास जाके नहीं बोल सकते पैसे दे मुझे, बोलेगा भाई सुबह आना। सर अब सुने काम की बात, बैंक सोने लगता है, घर जाने लगता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शाम हो रही है, भाई पाकिस्तान में शाम हो रही है, कहीं सुबह भी तो हो रही है। दुनिया के किसी मुल्क में सुबह भी तो हो रही है। बोला हाँ सर हो रही है। ये क्या करते हैं, शाम 5 बजे के फौरन बाद ऑटोमेटिक एक एंट्री पास होती है, और आपके सारे फंड्स उठते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में गिरते हैं जाके। अब 16 घंटे तक वो सूद कमाएगा वहां पर, रिटर्न्स कमाएगा, और जैसे सुबह 9 बजेंगे दोबारा फंड ठग। अक्सर आपने बैंक को सुना होगा, यार आपको बड़ी अमाउंट चाहिए तो 2 दिन पहले बताना हमें, मैनेजर बोलता है अक्सर क्लाइंट को, क्योंकि बैंक को पता है कि पैसे हमारे पास है ही नहीं, हमने लगाए हुए हैं। ये मांग के आगे ये बोलेगा मैं 50 लाख रुपए लाके तो कहाँ से लाके दूंगा? 25 लाख तो टोटल मेरे पूरे बैंक में पड़े हुए हैं, और लोगों को भी देने हैं मुझे, कैश फ्लो को मैनेज करना है ना। तो इसीलिए फंड्स के अंदर इस कदर इफेक्टिवनेस के साथ इन्वेस्टमेंट की जाती है कि आप सो रहे हैं और आपका पैसा कहीं कमा के दे रहा है। बैंक्स करंट अकाउंट पे खुश क्यों होते हैं? क्योंकि आपको कुछ नहीं देना, खुद कमाते रहते हैं। आपको कुछ नहीं देना, खुद कमाते रहते हैं। समझ में आ रही है? इसलिए आप देखें आजकल करंट अकाउंट के कार्ड्स के ऊपर भी आपको ऑफर्स मिल जाती है। वो भाई वो आपके कोई सगे नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपके पैसे से वो कितना कमा रहा है, और उस पैसे से जो रिटर्न कमाते हैं उसका 10% शायद आपको ना देता हो। तो खैर, हमें अल्लाह नहीं भी, हमें चाहिए भी नहीं, अल्लाह ताला हमें ना खिलाए वो हराम। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, इस कदर इफेक्टिवनेस के साथ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो आप सो रहे होते हैं और आपका पैसा यूज हो रहा हो, तो सुबह दोबारा 9 बजते दोबारा फंड्स बैंकों में आ जाता है। ठीक होगी बात? तो इसलिए सर, इस कदर फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है वो कोशिश करते हैं कि हमारे फंड्स जो हैं वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड ना रहें, घंटों के लिए भी ना रहें। तो सर, अब कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा था कि लेट से 10 मिलियन का फंड था हमारे पास, अब 9 मिलियन हमने खपा दिया, अब 1 मिलियन ऐसा है जो रिजर्व पड़ा हुआ है, ना इसके लिए कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, ना डिविजिबल प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्योंकि डिविजिबल होता तो पार्शियली इन्वेस्ट कर देता, नहीं मिल रहा। अब क्या करूं? इस पे भी डिसीजन मेकिंग है, तो मैं आपको उसकी डिसीजन मेकिंग सिखाने जा रहा हूं कि अगर कोई फंड रिजर्व रह गए, फ्री रह गए, अब आप उसके लिए कैसे जो है ना वो डिसीजन करेंगे, उसको सुनो गौर से। इसके लिए बेटा आप 2 डिसीजन ले सकते हो। कितने डिसीजन? 2। पहला, आप इस पैसे को उठाएं और जिससे लिया था ना उसको वापस कर दो। क्यों करते हैं वापस? भाई वापस कर दो, कम से कम उस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पे नहीं करना पड़ेगा। और हम फाइनेंस में जानते हैं एक्सपेक्टेड आउटफ्लो बच जाए तो हमारी इनकम होता है ना? तो हम इससे ये बेनिफिट ले लेंगे कि हमें इस पे कॉस्ट नहीं पे करनी, पैसे वापस दे देंगे। पहला पहला तरीका। दूसरा, एटलीस्ट इस पैसे को उठाओ और किसी बैंक में सूद पे रख दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे रख दो। इससे क्या फायदा होगा कि एटलीस्ट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पीछे पे करनी है वो आप यहां से अर्न करोगे, उसको दे दोगे, और आपका पैसा डी वैल्यू होने से भी बच जाएगा। तो सर ये 2 डिसीजंस हैं इस रिजर्व फंड के ऊपर, जो पॉइंट एक्सेस बच गया आपके पास,
तो या तो वापस कर दो, या किसी जगह पर ऐसे रखवा दो कि एटलीस्ट वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमा ले, ताकि आपको उसको पीछे पे करना है, वो लॉस आपकी जेब से ना जाए। तो सर ये डिसीजन मेकिंग के तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है, अब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। क्या सर मैं अब जाके सो जाऊं? नो। आपने इन्वेस्टमेंट किया, सर मैंने सारा चेक किया, सर मैंने सारे पीआई निकाले, सर मैंने अप्रेजल किया, सर मैंने सबकी एनपीवी निकाली, इतनी मेहनत की है, अभी भी आप मुझसे कह रहे हैं मैं सो जाऊं? नहीं सोऊं, बिल्कुल नहीं सो। सर क्यों? बेटा आपसे जब इन्वेस्टमेंट कराई गई होगी तो आपको सुहाने ख्वाब दिखाए गए होंगे कि आप आज ले लें। जैसे आपने अक्सर फ्लैट व्लेट बेचने वालों को देखा होगा, अरे भाई अभी उठा लो, 5 साल में डिलीवर कर देंगे। वो 5 साल खत्म ही नहीं होते, खड्डा ही खड्डा। आप देखते हो या अल्लाह इसमें बिल्डिंग कब बनेगी, फिर आखिर में कब्रें बनती हैं जिन्होंने बेचा होता है उनकी। यकीन मानो, एक गांव में हुआ एक केस सीरियस सा। दो भाई लड़े दुकानों के लिए। एक ने बोला मुझे ये वाली दुकान चाहिए, एक ने बोला मुझे वो वाली दुकान चाहिए। बाप की दो दुकानें थी। लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो उसके बाप ने पता क्या किया? जिसने बोला था मुझे ये वाली दुकान चाहिए, उसको उस दुकान में दफना दिया। और जिसने बोला था वो वाली दुकान चाहिए, ये रियल केस में बता रहा हूँ गाँव में, और उसके उस दुकान में उसको दफनाया, तस्वीर खींच के बोला कि ये इनको दुकानें मिल गई हैं। बात समझ में आ रही है? तो खैर ये आजकल दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ज्यादा दूर नहीं जाए, आपके नाजाबाद के अंदर ही नेशनल कॉलेज का एक वो थे, प्रोफेसर थे। उसके बेटा सऊदीया से आया हुआ था। वो कोई तनाज़ा हुआ इसका जमीनों पे, घर की जो जायदाद थी। वो माशाल्लाह उसने अपने बाप को भी मार दिया, अपने भाइयों को भी, उसकी वाइफ को भी, पूरे घर को मार दिया उसने। ये आपकी नाजाबाद में। मैं न्यूज़ सुनी, मेरा दिमाग घूम गया, कह रहे नेशनल कॉलेज का प्रोफेसर था बेचारा। ये आप पहले तुम सुनते थे ना गाँव में होता है ये सब यार, या पंजाब में हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। ये आपकी नाजाबाद की बात बता रहा हूँ। ये आप नेट पे सर्च कीजिएगा, आपके इलाके की बात है। पता नहीं 1 है या 2 में हुआ है। अब वो बंगला भी बच गया, सब वहीं पड़ा हुआ है। सबको मार दिया, खुद जेल चला गया। अब क्या करेंगे उस जायदाद का? खैर, तो बच्चों, अब आपने सोना नहीं, आपको उसने सुहाने ख्वाब दिखाए होंगे जब उसने इन्वेस्टमेंट की होगी कि भाई सर ईयर 0 पे आप मुझे इतना पैसा दो। वालेकुम सलाम। इतना लेट आ रही हो? सारा पढ़ा दिया? अच्छा, चले अब बैठे जल्दी से। अब आपसे ईयर 0 पे उसने प्रॉमिस किया कि सर आप मुझे इतना फंड दे दें, मैं आपको आने वाले सालों में इतना इतना रिटर्न दूंगा। यही उसने बताया होगा आपको कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतना लगाओगे इतना इतना रिटर्न मिलेगा। भाई वो तो ईयर 0 पे बैठ के उसने फ्यूचर की बातें की थी ना आपसे। और वो सब एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल तो नहीं होता। एक्चुअल का पता चलेगा जब पीरियड गुजर जाएगा। तो भाई पहला साल जब गुजरेगा ना, तो अब तुमने अगला काम ये करना है कि सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना है, पीरियोडिकली रिव्यू जिसको हम कहते हैं। अब आपने पीरियोडिकली रिव्यू करना है और देखना है कि यार ये प्रोजेक्ट्स वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसा हमने सोचा था या हमें बताया गया था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं क्या वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसा हमें बताया गया था, या ये खराब परफॉर्म कर रहे हैं, या ये खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने ये चेक करना होता है। सर क्यों चेक करना होता है? भाई अल्लाह ना करे अगर वाकई लॉसेस देने लग गया प्रोजेक्ट 1 साल बाद ही, तो हम फौरन एक्शन लेना, लॉस से बचने के लिए, जिसको हम प्रिकॉशनरी मेजर्स कहते हैं। वरना तो मैं चुपचाप सोता रहूं, 5 साल बाद उठूं तो पता चला जब लगाए तो वो उसको छोड़ो, जेब से देने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको पीरियोडिकली रिव्यूज करने अपने हर प्रोजेक्ट। अब लेट से, सुनना जरा गौर से। आपने पहले साल रिव्यू किया, बेहतरीन आया रिव्यू, जैसा आपने सोचा था वैसे ही प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा है, जैसा आपको बताया गया था वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। दूसरा साल आपने फिर रिव्यू किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस, जैसा आपको बताया गया था वैसे ही परफॉर्म कर। 5 साल का प्रोजेक्ट था। तीसरे साल के एंड पे जब आप पहुंचे ना, अब आपने उस प्रोजेक्ट को कैलकुलेट किया ना, जब उसके रिटर्न्स को, तो आपको वहां पे गड़बड़ नजर आना शुरू हो गई। आपने कहा यार ये प्रोजेक्ट तो अब अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा, तीसरे साल में इसकी परफॉर्मेंस बड़ी खराब है, और ऐसा लगता है कि चौथे और पांचवें साल में भी लॉस ही होगा। तो एकदम आप क्या हो गए, अटेंटिव हो गए कि यार ये प्रोजेक्ट जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, ये तो लॉसेस की तरफ लेके जा रहा है। अब क्या करें? अगेन यू, आप किस पेपर में बैठे हो? डिसीजन मेकिंग के पेपर में। अब अगेन एक और डिसीजन मेकिंग। पहले क्या डिसीजन था? लगाए ना लगाए बस। अब डिसीजन है बचाए कैसे, क्योंकि लॉस हो गया।
तीसरे साल से लॉस आना शुरू हो गया। अभी रिमेनिंग कितने साल है? 2 साल है। अभी रिमेनिंग कितने साल है? 2 साल। सर अब क्या करो? सर इस सिनेरियो में हम कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, अब वो सुनो। तुमने एक काम करना है, वो जो रिमेनिंग 2 साल है ना, उसमें एस्टिमेटेड जो लॉस आपको नजर आ रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। उसकी क्या निकालो? प्रेजेंट वैल्यू। मैं समझाने के लिए फिगर बता रहा हूं कि आपने जो आने वाले 2 सालों के लॉसेस थे ना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। वो आ रही है $5,000। कितनी आ रही है? $5,000। समझाने के लिए छोटे फिगर लिए। अब आपको एक बात पता है कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में इनरोल्ड होते हैं, साइन करते हैं जब, तो वहां पर लिखा हुआ होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से जो भागेगा वो इतना इतना पेनल्टी पे करेगा। ऐसा ही है। तो आपको एकदम याद आया कि अभी यार इस पे पेनल्टी भी है अगर छोड़ूंगा तो। अब आपने करना क्या है कि वो जो रिमेनिंग 2 साल है, उनमें जो लॉसेस हो सकते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 5,000 आ रही थी। अब आपने उस पेनल्टी के अमाउंट को एनालाइज करना है कि अगर छोड़ता हूं, अच्छा प्रोजेक्ट को छोड़ने को हम कहते हैं प्रोजेक्ट को अबंडन करना। क्या करना? हाँ, अबंडनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट डिसइन्वेस्ट करके छोड़ के भागना, बस। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। डिसइन्वेस्ट करना। तो प्रोजेक्ट अबंडमेंट करूं या कंटिन्यू करूं, मुझे ये डिसीजन लेना है। तो कंटिन्यू करोगे तो 5,000 का लॉस फेस करना पड़ेगा। और अगर अबंडन करते हो तो लेट से वहां लिखा हुआ है आपको 4,000 की पेनल्टी पे करनी है। तो अब आपको फायदे की सौदा क्या नजर आ रहा है? कि अबंडन कर दूं, है ना, प्रोजेक्ट को खत्म कर दो, 4,000 की पेनल्टी पे करो और बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर चलते रहे तो 5,000 का लॉस होगा। तो यार इस लेवल तक आपने करना है। अब उस ये है पूरा प्रोसेस जो मैंने आपके सामने अभी रखा कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट अगर बेहतरीन चल रहा है, चलते रहे तो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉसेस देना शुरू हो गया है, तो अब आपको जो है वो अटेंटिव होना पड़ेगा और उस तरह डिसीजन, जो तरीका मैंने बता दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉसेस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेनल्टी, दोनों को कंपेयर करें, जिसमें से लोएस्ट जो हो उसको आप सिलेक्ट करें। ठीक है। तो आइए सर अपने पास हेडिंग डाल दें, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। नहीं लिखवाया, नहीं समझाया है, वो जरूर सुन लीजिएगा सही। जी सर, अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे सर क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? डिटरमाइन दी सरप्लस फंड्स। डिटरमाइन करने का कह रहा हूं, इसका मतलब अरेंज हो चुके हैं पहले, सही है। अब जैसे आपने सर फंड्स डिटरमाइन कर लिया, उस फंड्स के हिसाब से आपको क्या बताए जाएंगे? प्रोजेक्ट्स। तो डिटरमाइन दी पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स। सर पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है? भाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट का मतलब जो हम अडॉप्ट कर सके हमारे लिए। अब एक प्रोजेक्ट है वो हमारी रेंज में नहीं, तो हमारे लिए पोटेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है। देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करते थे हम? पी आई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट पी आई फॉर ईच प्रोजेक्ट। नंबर 4, रैंक द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू
PI। इन्वेस्ट द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू PI। 6, जब इन्वेस्ट कर दिया तो अब उसके बाद क्या करेंगे? पीरियोडिकली रिव्यू। रिव्यू ऑल द प्रोजेक्ट्स पीरियोडिकली। सर ये आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? कंसीडरिंग द अदर, कंसीडरिंग द अदर कंडीशंस। क्या सर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? सही है। तो वो सारे सिनेरियोज को आपने ध्यान में रखना है। ये इससे पहले, आपके आने से पहले सारे डिस्कस किए डिटेल में। सही है। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग का एक्सेस है ना आपके पास? रिव्यू ऑल द प्रोजेक्ट्स पीरियोडिकली। तो सेवेंथ वन, लास्ट, आइदर कंटिन्यू द प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट अबेंडमेंट। ठीक है। डन बच्चों। क्या इस पूरे प्रोसेस में कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो? ऑनलाइन आप लोग हमारे साथ हैं? ये ऑनलाइन में आवाम बढ़ती जा रही, देख रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग भी चले जाओगे आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन। ये मैं बता दूं, जाना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लास का माहौल खराब हो जाएगा। बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनलाइन से भी कोई फिजिकल आना चाह रहा है तो और अच्छा है। हमारी क्लास, लास्ट सेशन जो मैंने पढ़ाया ना, अलहमदिल्ला उसमें 12-14 स्टूडेंट पक्के आते थे क्लास में। तो मैं, अच्छा उसमें मैं एक और सेक्शन पढ़ा भी नहीं रहा था आपके पास, सिर्फ F9 पढ़ाने आता था। तो फिर मैं फिर भी आगे पढ़ाता था। मैं एयरपोर्ट से आता हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत दूर पड़ता है, लेकिन चूंकि बच्चा आ रहा है, तो जब वो आ रहा है तो फिर मेरे लिए जिम्मेदारी, मुझे आना, तो मैं आऊँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाजमी आइएगा। तो मैं फिर जो है वो आपके साथ हम पूरा इंशाल्लाह इसको प्रॉपर 100% फिजिकल में ख़त्म करेंगे। सही है। तो कमिटमेंट के साथ आइए, मज़ा आएगा पढ़ के आपको। डिटेल में आपको एक एक चीज़ ख़त्म कराई जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, लेकिन एक ज़रूरत है कि छुट्टियां नहीं मारें। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप अगर 2 मिनट की टीचर खुद को कंसिडर करें, आपने 2 घंटा गला खराब किया, ये सारी बातें बताई, 2 बच्चे गायब थे, अब वो अगले दिन आएंगे, और वो अगले जब आएंगे तो उस दिन तो सवालात हो रहे होंगे, और बच्चा बैठ के सिर्फ ड्रामा देख रहा है कि ये हो क्या रहा है।
दिल में वो ये नहीं सोच रहा कि यार मेरी गलती, में छुट्टी मार के आ गया हूँ और मैंने ये सब सुना भी नहीं, रिकॉर्डिंग भी देखी नहीं। तो ये तो सही है, बच्चों कल जो थे उन्होंने पढ़ा तो वो सवाल भी कर रहे हैं। तो मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको मसाइल आएंगे। तो मसाइल इसलिए आते हैं कि आप छुट्टी मारते हैं। छुट्टी नहीं मारेंगे, इंशाल्लाह तसलसल के साथ पढ़ेंगे। कोई बहुत इमरजेंसी हो गई, आपके पास लाइव ऑनलाइन का ऑप्शन है, वो अवेल कर लें, बट वो मजबूरी में। ठीक है, लेकिन हमारे साथ शैतान है, तो वो हमारे को आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल से हटाता है, फिर लाइव ऑनलाइन पे ले जाता है, फिर लाइव ऑनलाइन से बोलता है चलो यार अब रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। आप यकीन करो, वहाँ पीसीएस में 30-30 बच्चों का बैच बना है। सामने कितने बैठे हैं जी? 10 12 15, बकिया 20 25 का है जी। सब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो यार आप कैसे प्रोडक्टिविटी लाओगे रिकॉर्डिंग में? बात समझ में आ रही? कईयों की पोस्टें बनी हमारी शक्ल तस्वीर के साथ, हम बोलते उसको हमने पढ़ाया ही नहीं। वो बोलते नहीं सर ये ऑनलाइन पे था, ये रिकॉर्डिंग सुनता था हर क्लास। तो भाई कहने का मकसद ये है कि ऐसे भी हो रहा है, तो प्लीज ये नहीं कीजिएगा। आप इंशाल्लाह खुद देखो, पता भी नहीं चलता। तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ये भी नहीं पता चला। अभी 2 महीने बाद फिर एक और पेपर खड़ा हुआ है। तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा तो केस है नहीं कि साल साल बाद पेपर हो रहे हैं। 2 महीने बाद फिर आपने पेपर देना है। तो इसलिए इसको आप यूं ही समझे कि जैसे अभी आपकी जर्नी चल रही है ना, तो उसको ब्रेक नहीं आया है कोई। ठीक है। और वैसे भी हफ्ते में 2 3 दिन ही आना होता है यार, कोई हर दिन तो बुला भी नहीं रहे। तो फिर आपको क्या इशू है? ठीक है। चलो। अब सर मैं एक सवाल खोलने जा रहा हूँ, जिसमें हमने सर जितनी बातें कही हैं इन सबको अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आइए सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 की किताब से एक सवाल करते हैं और सीखते हैं कि सर अगर कभी हमारे पास ऐसा आ गया तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। अच्छा, मैं आपको लास्ट क्लास में 2 बातें बता चुका हूँ कि 3 डिसीजंस के ऊपर पूरा कोर्स है। तो मैं यहाँ से कैप्लान से भी आपको बता रहा हूँ पहले से कि आपको पता हो कि सर कौन सा चैप्टर किस डिसीजन से ताल्लुक रखता है। ठीक है। तो चाहो तो फिर इसकी आप तस्वीर ले लेना, या अपने पास नोट करना जो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लो गौर से। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। मैंने फर्स्ट क्लास जो ली थी उसमें जो चीजें बता दी वो काफी हैं। अब आपने पढ़ा हुआ है F1, जो सबसे पहले नॉलेज मॉडल में F1 में पढ़ा था आपने, ये उसका चैप्टर है। आप इसको, एक डायरेक्टर कौन होते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, एजेंसी थ्योरी, प्रिंसिपल एजेंट, रिमेंबर। हाँ तो सर ये हमें कभी जिंदगी में मैंने पेपर चैप्टर नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये F1 का चैप्टर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको जरूर एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। मैंने लिंक शेयर कर दिया रिसोर्सेज का, अभी ब्रेक में कर रहा हूँ। आज ही कर दूंगा, जो नहीं करूँ तो मुझे रात में कोई बच्चा मैसेज डाल दे कि सर वो लिंक शेयर कर दें। उसमें मैं सब कुछ डाल रहा हूँ। ठीक है, ड्राइव का लिंक होगा, सारे रिसोर्सेज, F9 के नोट्स, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, किताबों के PDF, ACC हब का PDF। अच्छा वो सिर्फ आप ही यूज करना है, किसी को देंगे नहीं आप। ठीक है, ये आपको मैं अभी से बता रहा हूँ। उसके अंदर इस चैप्टर की थ्योरी भी डाली हुई है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। आपको खुद लग जाएगा कि हाँ ये तो F1 वाला चैप्टर है। सारा डायरेक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, मोटिवेट कैसे करेंगे मैनेजर को। तो सर ये मेरे पढ़ाने की चीज नहीं है। तो वो आप पढ़ाऊंगा तो आप मेरी शक्ल बोले सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, F1 पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, आप पढ़ के आइएगा। फिर भी एक बच्चा होता है वो भूला हुआ होता है, तो मैं उसको साथ खड़ा हूँ। आप मुझसे पूछ लिएगा सर ये 4 बातें समझ में नहीं आई, तो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपका पहला होम टास्क है F9 का, आज से चैप्टर 1 की रीडिंग। और अभी से एक काम की बात सुन लो, मैं करके दिखाता हूँ। सुनो नहीं सिर्फ, इस कॉम को अभी से करके दिखाऊं, ताकि पहली क्लास से याद रहे कि सर आपने करके भी दिखाया था कि ऐसे करना है इन चीजों को। लेट सपोज मैंने आपके होम टास्क दे दिया, अब आप चैप्टर 1 पे आ गए, आपने कहा यार सर ने बोला चैप्टर 1 पढ़ के आओ। और थ्योरी सर ने पहली क्लास में कहा था कि थ्योरी अगर आप दिल से नहीं पढ़ेंगे इस पेपर की, तो आप फेल होने के लिए तैयारी पकड़ लें। इससे बड़ी हम मुंह से निकालना भी नहीं चाहते लफ्ज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जैसी आवाम, आपको पता है अपनी आवाम का, वो नहीं सुधर रही, वो नहीं कर रही थ्योरी। पता है फेल हो जाएगा, नहीं देखो ना ग्लोबल रिजल्ट नीचे आ गया, थ्योरी नहीं कर रही भाई। थ्योरी थ्योरी थ्योरी। तो एग्जामिनर थ्योरी थ्योरी कर रहा है, आप कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा। चैप्टर 1 है, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ये सब कुछ है, अभी तुम खुद देख लेना क्या बोल रहा था मैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजर रिवॉर्ड स्कीम, एजेंसी थ्योरी, सही है सर। ऑब्जेक्टिव, ये शेयर होल्डर मैक्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, चैप्टर मैंने कहा ना क्लास 1 में जो पढ़ाया है वो, और चैप्टर 1 जो आपने F1 में पढ़ा हुआ है वो चीज है इसके अंदर। अब आपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं? ये चैप्टर 1 का पहला पेज आ गया समझाने के लिए। ये याद है मैंने पहली क्लास में समझाई थी पूरी डायग्राम, याद है? हाँ पूरी डायग्राम समझाई थी। अब समझा कुछ रहा हूं मैं कि आपने पढ़ना कैसे।
एक प्रॉपर पेज खोलते हैं। क्या लिखा हुआ जी, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजीज एंड कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। एक बात कर रहा हूँ, आपने इस पेज को पढ़ा, पूरा पेपर पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, अब आपने बोला यार ये हो गया, अच्छा थ्री, हेडिंग नंबर 2 तक पढ़ा आपने। अब वापस आओ और यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, पेंसिल से, आपके पास किताब ले लेना F9 की, मैंने पहले कहा है। आपने क्या किया, इस हेडिंग नंबर 2 में आपने बोला यार ये 4 बातें बड़ी अहम है, इन 4 बातों को आपने यहाँ लिखा। अब जब दोबारा कभी ये किताब खोलने की तौफीक होगी तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत, बस आप इस बॉक्स को पढ़ लेना, अपने हाथ का लिखा हुआ ज्यादा अच्छा समझ में आता है। आगे बढ़ता हूं, फिर आपने तीसरी हेडिंग खोली, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ये आपने पूरे पढ़ लिए। अब आपने बोला यार इसमें ये ऑब्जेक्टिव है, अर्निंग पर शेयर बढ़ानी चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइज करनी चाहिए, ये सब लिखे हुए ना, ग्रोथ होनी चाहिए, मार्केट शेयर की प्राइस अच्छी होनी चाहिए, ये एक बॉक्स बनाया, यहाँ लिख दिया। अभी चूंकि टाइम है, अभी चूंकि स्टार्ट है, आपके पास सब कुछ है अभी, अभी आप कर भी लोगे आराम से, ये भारी नहीं लगेगा, मजा आएगा करने में। लेकिन अगर आपने सोचा हुआ है, कुछ बच्चे सोचते हैं थ्योरी सर मैं आखिर में करता हूँ, हमारे पास तो हर तरह का आता है ना, भाई तूने थ्योरी नहीं की सर, वो मैं आखिर में करता हूँ। तो मैं उसकी शक्ल देखता रहता हूँ कि तू कैसे करेगा, 20 चैप्टर है उसकी थ्योरी, आखिर में कैसे करेगा, फिर आखिर में वही होता नहीं हो पाती, तो वो कैलकुलेशन पे ही बेचारा इशार करके चला जाता है। तो आपको समझा रहे, थ्योरी आपका की रोल प्ले करेगा आपके पेपर पास कराने में, सही है। तो इस तरीके से आपने थ्योरी को कॉप करना है। अब फायदा क्या होगा, एक तो नोट्स बनते रहेंगे, दूसरा अगर कोई चीज इसमें बिटवीन द लाइंस, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप ले आएंगे अगली क्लास में, सर ये हमने पढ़ा था सर, ये 2 लाइनें समझ में नहीं आई, तो वो सबके सामने मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको मजा आएगा और पढ़ने में, क्योंकि आप समझ के कर रहे होगे, रट्टा एक भी नहीं लगाना। तो इसमें रट्टे वाली कोई चीज है भी नहीं, पूरी पढ़ी। अब इतने बड़े तो तुम हो गए हो कि पढ़ के तुम्हें इतना पता लग जाता है कि यार इस पेज पे ये 4 बातें अहम लिखी हैं, उन 4 बातों को आपने हर पेज के समरी बनानी है। ठीक हो गई बात, ये तरीकेकार होगा। और कोशिश करें नेक्स्ट क्लास से पहले किताब ले लें, और किताब के अंदर आप पहले चैप्टर की थ्योरी इस तरह से करके मुझे दिखा देंगे, सर आपने बोला था, ये देखिए चैप्टर 1 तैयार हो गया हमारा, सही है। तो चैप्टर 1 तो प्योर थ्योरी है, उसका आपके F9 से अभी तक बस इंट्रोडक्शन पार्ट था वो करा दिया था हमने। अब यहाँ देखो, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 था, यानी कि कितने हो गए, 5 चैप्टर हो गए। ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सारे का सारा क्या है, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है 7 से 10 तक, वर्किंग कैपिटल, आपके कोर्स का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर थर्ड तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, सो फाइनेंसिंग डिसीजन जिसको हमने कह रहे थे, फाइनेंसिंग डिसीजन के चैप्टर भी देख लो, क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ऐसे ही 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2, कैपिटल स्ट्रक्चर 3। तो ये 3 जो है वो आपके क्या है, कॉस्ट ऑफ यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन, सही है। तो सर 20 चैप्टर है, मैं 18 तक तो आ गया हूँ। मैंने उर्दू में तो कहा था ना आपसे लास्ट क्लास में कि ये 3 ही एरियाज को पक्का कर लोगे, तुम्हारा पेपर सुकून से निकलेगा। तो वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ यानी कि फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एरिया, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये 3 एरिया आप करोगे, आपका पूरा कोर्स आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। अब सर वो जो 2 एरिया बचे हैं वो कौन से हैं, बेटा आपको याद होगा रिस्क मैनेजमेंट लिखवाया था मैंने, ये रिस्क मैनेजमेंट के देखो ये 3 चैप्टर्स हैं। RM जिसको हम कहते हैं हेजिंग, आपने, आपके अगर किसी दोस्त ने F9 दिया तो आपका दिमाग खराब कर देगा बोल बोल के, हेजिंग बड़ी मुश्किल होती है, कुछ मुश्किल नहीं होती अगर आप तरीके से करो। ये सर उसके 3 चैप्टर है, हेजिंग के नहीं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के, हेजिंग इसका एक पार्ट है। तो ये आपका 10% जो पेपर आता है ना OTQ, याद है मैंने लिखवाया था, ये वो पार्ट है। बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर रह गया, वो ये रहा 20वां चैप्टर, ये 10% ये है, तो 100% आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा ब्रेकअप आपको बता दिया ताकि आपको परेशानी ना हो कि कौन सी चीज का क्या चैप्टर है। ठीक है, अब इंशाल्लाह 1 1 पढ़ते रहेंगे। इसको चाहो तो एक तस्वीर खींच लीजिए, मैं छोटा कर दूं मैक्सिमम जितना, ऑनलाइन वाला आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना, क्योंकि यहाँ से तो बहुत छोटा हो जाएगा,
यहाँ से तो बेचारा कोई खींचेगा भी तो समझ में नहीं आएगा उसको। आप स्क्रीनशॉट खींच के, बल्कि रुको मैं इसको और कर दूं जरा। ये आरएम हो गया, ये चैप्टर्स, ये बिजनेस वैल्यूएशन हो गया। चले, अब तस्वीर ले लें। रिस्क स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, जिसने भी जो भी ले लिया, हटा दो। यार मैं ही डाल देता हूँ। चलो डाल दिया उसने, ठीक है। थैंक यू। अब सर सुने गौर से। अब बचा क्या? सर मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, देखो छोड़ना हमने एक लफ्ज भी नहीं है। सर बचा क्या? बचा बच्चों ये क्या छोड़ा सर मैंने इसमें, देखो जरा गौर से। एक ये इकोनॉमिक्स वाला, ये रहा चैप्टर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सही है। एक इसके नोट्स मैंने ग्रुप में डाले, जो भी लिंक दूंगा उससे सब पढ़ा मैं। डिविडेंड पॉलिसी, दो प्योर थ्योरी, ये रेशोज का चैप्टर है। F3 से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, सारे सेम डिट्टो F7 और F3 वाले रेशो पढ़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। आप इसको एक नजर देखिएगा। वर्किंग कैपिटल के रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी के रेशोज, शेयर होल्डर इन्वेस्टर रेशोज, सब याद है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका F7 F3 लेवल का है। आप बड़ी मर्जी है देख लीजिएगा। कोई चीज ना हो तो हम करा देंगे, लेकिन हमें पता है एक चीज के ये आपको आता है, लेकिन फिर भी आपको बोल रहे हैं अभी से देख लो। कोई चीज समझ में ना आए, बोले सर मैंने की थी नहीं आई, मैं कराने के लिए बैठा हूँ, सही है। अभी मेजर हम ये है कि अपने जो मेन एरिया जो FM है, असल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको खत्म करेंगे पहले जी। सॉरी, रिकॉर्डिंग से मुराद क्या है आपकी? वो तो जो क्लास में पढ़ाया हुआ है हमने। और प्री रिकॉर्डेड जिसको आप कह रही हैं, हमारा असल में जो प्री रिकॉर्डेड होता है तवानीस का, वो स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है। तो उसमें अभी F9 मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। नहीं उसमें वो है ही नहीं वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। हम तबानीस की फिजिकल उसमें है। हाँ हमारे दूसरे पेपर ई अकेडमी में है प्री रिकॉर्डेड। असल में प्री रिकॉर्डेड कुछ लोग तो स्क्रीन ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसको भी सेल आउट करते हैं नॉर्मली कुछ इंस्टीट्यूट। तो हम उसको मानते नहीं उस बात को, क्योंकि ये कोई प्रॉपर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ी, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे बातें कर रहा हूँ। तो ये अनफॉर्चुनेटली मार्केट में हो रहा है सर। तो वो फिर गलत है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोल के देते हैं गलत। हाँ प्री रिकॉर्ड जो है हमारे, वो स्टूडियो का आप लेक्चर देखेंगे, उसकी क्वालिटी अलहमदिल्ला बेहतरीन है, ठीक है। उसमें ऐसा हमने रिकॉर्ड कराया हुआ नहीं, पूरा रिकॉर्ड नहीं है अभी उसमें, ठीक है। चलो, हाँ ये तो कुनूत हर हर जगह नजर आएगा आपको। ये जो चैप्टर आप बता रही हैं, ये आपको F9 नहीं, स्किल्स के हर पेपर में इसका है। ये जो आप कंप्यूटर यूज करेंगे, फार्मूलाज लगाएंगे, ये उसके ऊपर चैप्टर है, ठीक है। तो ये जनरल चैप्टर है, हर जगह है। ओके जी, हम आ रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ। तो हमने यहाँ पर आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। तो हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर की तरफ हम आ रहे हैं। और हम अभी इसका जो जिससे हम आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 5, सॉरी।
एसी ऑफ कर दें या ऊपर कर दें? यार ये ऊपर कर देना बेटा। ठीक है, थैंक यू। हाँ बेटा। हाँ, कंप्लीट से मुराद क्या है? मतलब तैयारी करते हुए? फिर? हाँ हाँ, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मतलब पेपर के टाइम की बात कर रहे हो? बिल्कुल हो जाता है, 100% हो जाता है। लेकिन उसके लिए बेटा देखो, अब आप अगर जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिसेस हैं वो आप नहीं करके जा रहे, तो वो तो आप F3 का पेपर भी पूरा नहीं कर सकते फिर, है ना? असल में बच्चा कहता है वहां सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं यहाँ मेहनत नहीं करूंगा, तो भाई फिर कैसे होगा? आप जो यहाँ बोएंगे वही 2.5-3 महीने बाद जाके काटना है आपने वहां पे। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं जी, ना मैं एक्सेल प्रॉपरली यूज करूं, ना मैं उसमें प्रैक्टिस करूं, ना मैं थ्योरी याद करूं, ना थ्योरी लिखूं, और मेरा ना मैं पेपर पूरे पूरे सॉल्व करूं। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने बताया ना कि 3 मॉक्स थे, 2 मॉक्स मैंने अपने तरफ से दिए थे, 5, और जो मैंने एक लिंक शेयर किया था उसमें 10, 12, 15 पास पेपर थे ACCA के। तो ये कुल मिला के, अब मैंने तो बच्चों को बोला सारे करना, मुझे पता है उसमें से शायद 5 मॉक्स तो किए थे उन्होंने, 4-5 उसमें से कर लिए होंगे, तो 8-9 मरतबा जब आप एक पेपर सॉल्व कर लिया है आपने, तो फिर इंशाल्लाह आप जब 10वीं मरतबा उस चीज को करोगे तो आपको मसला नहीं होगा, लर्निंग कर रहा आपने पढ़ा हुआ है। क्या ख्याल है कि जितना ज्यादा रिपीटेटिव नेचर का काम करोगे, आपका वर्क टाइम टेकन उतना क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा? क्या ख्याल है? यस, ये सेम चीजें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वहां पर आप टाइमली चीज को खत्म करें, उसका एक ही हल है कि आप जो है वो चुपचाप प्रैक्टिस अच्छी करनी है बस। बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कैपिटल राइटिंग, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको हेडिंग नंबर 4 में मिल जाएगा। तो आज ही जाके इसकी रीडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है? मैंने बताया था आपको पढ़ने का तरीका, मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको एक छोटा सवाल कराऊंगा, फिर थ्योरी बताऊंगा, तो मैं उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर की थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सॉफ्ट और हार्ड कैपिटल राइटिंग बताया था अभी हमने आपको, ठीक है? चलो। अच्छा, आपके कोर्स में ना कैपिटल रेशनिंग सिंगल पीरियड की भी होती है, यानी कि सिर्फ इस साल में पैसा शॉर्ट है, अगले साल से पैसा बेहतरीन अवेलेबल है, ये हमारी अजम्पशन। मल्टीपल पीरियड्स की कैपिटल रेशनिंग आपके कोर्स में नहीं, क्योंकि आपने इसके बाद क्या पढ़ना है? AFM, तो वहां के लिए भी कुछ छोड़ना है, सही है? तो ये आपके कोर्स में सिंगल पीरियड की जो है ना वो क्या है? कैपिटल रेशनिंग, यानी कि बस इस साल पैसे का मसला है, अगले साल से होगा पैसा। मल्टीपल कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या होता है? इस साल भी मसला है, आने वाले सालों में भी मसला है। ठीक हो गया? चलो। मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छा सवाल करना जिसमें आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिले, तो मैं इसलिए थोड़ा सा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 पे आ रहा हूँ। जो आप कर सकते हैं इसके बाद टिक कर दूंगा, वो आप फिर घर से भी पास प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और एक याद रखना बात, जो बच्चा साथ साथ पढ़ रहा है, मतलब वो ये वेट नहीं कर रहा कि अभी तो सर ने शुरू करा है, मैं पढ़ लूंगा, कोई जल्दी क्या है, तो होता ही है कि फिर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन खत्म कर रहा होता हूँ और फाइनेंसिंग शुरू कर रहा होता हूँ, तो बच्चे को याद आता है अभी ये खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट, फिर वो पढ़ना शुरू करता है, अगर वो भी फिर पढ़ ले बड़ी मेहरबानी, वरना तो पूरा कोर्स खत्म करने के बाद पढ़ता है, तो वो फिर मसला है। अब पता है क्या होगा? तुम क्लास में फाइनेंसिंग पढ़ रहे होगे और घर पे चल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए गलती है ये बहुत बड़ी। घर में जो चल रहा है वो क्लास में चल रहा है, जो क्लास में चल रहा है वो घर में चलना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिव लेवल 100% ऊपर चली जाएगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप आज जाकर जो पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाऊंगा उसको आप रिवाइज कीजिएगा, उसके क्वेश्चन जो दूंगा वो कर लीजिएगा, कि थ्योरी बोली तो पढ़ लीजिएगा, को मजा आ जाएगा पढ़ के, आप बोलोगे यार जबरदस्त। लेकिन अगर आपने इसको बोला कर लूंगा, अब आप अपने आप को जानते हैं, जब हम बोलते हैं कर लूंगा तो फिर कर लूंगा, वही रह जाता है फिर वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते रहते हैं आगे, फिर आप बोलते हैं यार अब तो सारी मैं ना बाद में सुनूंगा इस पूरे चैप्टर को, अभी मैं जो है ना वो क्लास नहीं लूंगा, पहले पीछे वाला करूंगा। ये शैतान, मैं बता रहा हूँ, आपके दिलों में डालता है बातें। तो सर ये सारी बातें आपने नहीं अडॉप्ट करनी, आपको बता दिया है कि आज ही जाके इसकी थ्योरी, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा, और इसकी थ्योरी तैयार करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, सही है? चलो बच्चों, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको NPV निकालना आती है? बोलो। हैं? भूल गए? शाबाश, वेरी गुड। चलो फिर पहले एक ऐसा सवाल करते हैं जिसपे NPV गिवन हो।
ताकि आप लोग परेशान ना हो। यहाँ देखिए जी, एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। बेटा आपसे कह रहा है अ कंपनी हैज $100,000, तो ये क्या आ गया कंपनी का? सरप्लस फंड जो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। और 5 इन्वेस्टमेंट्स इनको बताई गई हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट बताई गई हैं? 5। सब की सब प्रोजेक्ट्स ये रहे, ACDEFG, ये उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और ये उसकी क्या है? एनपीवी, यानी कि एनपीवी उसने दे दिया। सबसे पहले मुझे इन प्रोजेक्ट्स में से रैंकिंग करनी है अगर, तो रैंकिंग करने की जो टूल मैंने आपको बताया दैट वाज, वो क्या था? PI। तो सबसे पहले इसकी PI निकालिए और फिर इसकी रैंकिंग कीजिए। शाबाश, जल्दी से। आप अभी चूंकि आपके पास वो नहीं है, तो आप सिर्फ इसकी तस्वीर ले लें और अभी आप सिर्फ सॉल्यूशन वहाँ कर लें। तो किताब जो आज मिल जाएगी आपको, मैं PDF फॉर्म में दे दूंगा, तो फिर आपके पास सवाल भी आ जाएगा, ठीक है? चलो, प्लीज मुझे भी बताइएगा, ठीक है? चलो, तो PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय NPV डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। जी बच्चा, तो पहले का 0.5 बचेगा, सेकंड का 35 डिवाइड बाय 100, देन 3, बस 3। तो दूसरा तो है ही माइनस में, उसको तो देखने की भी जरूरत नहीं। अब क्या कर दूं उस पे? रैंक। रैंक करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोई प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, कोई डिविजिबल इंडिविजुअल का मसला ना हो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मसला। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब है अगर कोई पार्शियल इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो अलाउड है। ना कोई म्यूचुअली का मसला है, ना डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मसला है, तो मैं स्ट्रेट रैंकिंग कर सकता हूँ। द हाईएस्ट पी है मुझे नजर आ रहा है किसका? PI C का, देन E का, देन D का। बोलो, ऐसा ही है? वेरी गुड। अब मैं अगर प्रोजेक्ट नंबर 1 में, चूंकि मेरे पास टोटल बच्चों कितने पैसे अवेलेबल है? $1,00,000।
मैंने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले उठाऊंगा क्या? सी। सी में लग जाएंगे कितने? तो बच जाएंगे कितने? सही है। नेक्स्ट, सेकंड स्टेप पे क्या उठाऊंगा? 50। तो बच जाएंगे कितने? सही है। अब मेरे पास थर्ड नंबर पे आ रहा है डी, और डी के लिए चाहिए 100, मेरे पास है सिर्फ 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ लिखा होता इंडिविजिबल तो मुझे इस 10 को छोड़ना पड़ता या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ डिविजिबल, तो इसलिए मैं पार्शियल इन्वेस्टमेंट भी, तो इस 10 को मैं लगा दूंगा किसमें? डी में। सही है। और 10% ना। ठीक है। अब आइए इसकी एनपीवी जो हम अर्न कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। तो बेटा प्रोजेक्ट ए की एनपीवी कितनी अर्न की पूरी की पूरी? 20। डी की कितनी? 10%, तो 3.5। और ई की कितनी पूरी? ऐसे ही है। तो इन सबको ऐड करो, 47 पॉइंट। ये आपने अपने जो 1 लाख का फंड है उससे टोटल जो आपने अर्न किया वो कितना किया? 47.5। चेक करें इसको, कॉपी कर लें या तस्वीर ले लें, जल्दी से शाबाश, ताकि हम आगे बढ़े। जी जी। तो क्या आप लोग को सारी बातें क्लियर है? कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आई हो? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो सर, ये है इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस और जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। जो आप लोग कर सकते हैं वो जी देख लीजिए। 5 के बाद आप कर सकते हैं 6। ठीक है। 7। ठीक है। लिख लीजिए अपने पास कि आप ये सब कर सकते हैं। 6 और 7 ये दो आप लोग घर से करके आइएगा। 8 भी कर सकते हो। ठीक है। 3 टेस्ट अंडरस्टैंडिंग अभी आप कर सकते हो। 10वीं वाली अभी नहीं कर सकते क्योंकि वो मैंने एक टॉपिक है वो कराना है, फिर हम करेंगे। सही है। चलो। तो ये 3 4 सवाल हम आप कर सकते हैं, और कैपिटल रेशनिंग को भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके। अब सर हम बढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, यानी कि सर वो कौन से मेथड्स और टूल्स हैं जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए यूज करेंगे। ठीक है। तो आइए उसको स्टार्ट कर रहे हैं।
चलो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चले, अब सर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करूंगा, इसको हम बाद में बात करेंगे इस पे जो आपके सामने। यार ब्रेक कर ले, आप लोग का दिल चाह रहा है ब्रेक करने का? ब्रेक तो मुझे भी करने का दिल चाह रहा है, असर की नमाज भी पढ़ लेते हैं। और 15 20, 20 नहीं, 3 घंटे की क्लास थी हमारी, 3 से 6 है। सही है, 20 20 25 से ऊपर नहीं करना, ठीक है? क्योंकि तुम लोग को 20 मिनट बोलूंगा, तुम आधे घंटे में आओगे, तो 25 मिनट में वापसी आ सकते हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन हम ब्रेक कर रहे हैं, तो नमाज भी पढ़ ले, इसलिए लंच में करना है तो कर ले, उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।
ओके जी। अब सर, हमने आपको जो टूल्स लिखवाए, वो आप देख सकते हैं कि एक कैश बेस्ड टूल है और एक प्रॉफिट बेस्ड टूल है। अब जरा पहले इस पर डिस्कशन करनी है मुझे, फिर उसके बाद बात करते हैं ये क्यों बने और कैसे बने। देखो, आपने अपने पास एक एक्सपर्ट को बुलाया और उससे आपने कहा कि यार इस प्रोजेक्ट को अप्रेज करो और मुझे बताओ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये उसने आपसे पूछा। अब हुआ ये कि वो आया, उसने आपसे बोला यार इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स बताओ मुझे। क्या बताओ? प्रॉफिट्स। आपने कहा ठीक है भाई, ये प्रॉफिट्स हैं, देख लो। सही है। उसने एक्सेप्ट कर लिया प्रोजेक्ट, बोला हाँ अच्छा प्रोजेक्ट है, ले लो। प्रॉफिट की बेस पर, प्रॉफिट की बेस पर एक्सेप्ट कर लिया। एक और बंदे को बुलाया आपने, उसको बोला इस प्रोजेक्ट को देखो यार क्या करना है इसका। उसने कहा हाँ बताओ इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बताओ मुझे। क्या बताओ? और उसने जब कैश फ्लोज जाने उस प्रोजेक्ट के, उसने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब आप परेशान कि यार एक आया उसने प्रॉफिट पूछा, एक आया उसने कैश फ्लो पूछा, और मोर इंपॉर्टेंट एक ने यस कर दिया, एक ने नो कर दिया। उसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट और कैश की अलग अलग चीजें हैं, और जिसकी वजह से दोनों के डिसीजंस भी अलग अलग है। तो क्या आपका जहन कुछ काम करता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज? हम्म। ये वाला काम हो चुका है? जी सर। बता चुके हैं? ठीक है। तो याद है मैंने कहा था कि प्रायोरिटी किसको देनी है? क्यों देनी है? क्योंकि रियलाइज्ड अमाउंट है, पेमेंट्स इसके थ्रू होगी, राइट? गुड। तो इसलिए याद रखो, अप्रेजल को जब हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को, ये टूल से नहीं लिखवाया था ना? तो बताओ ना फिर, जब मैं बोला था लिखो। अब तुम लोगों को खुद याद आया होगा बाद में जब तुमने किताब खोली होगी। अबे यार ऐसे नहीं करो यार, मैं आप जब से आए आपका लिखो लिखो, तो आप लोग बोले सर ये तो आपने करा दिया, तो फिर मैं रुक जाता। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, आप लोगों ने वो माशाल्लाह किताब ही अभी खोली होगी कि यार वो, फिर देखा होगा कि अरे हाँ वो तो हमने डिटेल्स तो नहीं किए, तो अभी सिर्फ सिर्फ अच्छा। चलो, तो बस इसका मतलब ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें एक ही प्रॉफिट बेस्ड है, पहले इसको निपटाते हैं, ROC को। ठीक है, प्रॉफिट बेस्ड इन्वेस्टमेंट हमारे पास एक ही है, पहले हम उसको निपटा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ROC का आप लोग माशाल्लाह F3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, F3 F2 F5, बल्कि F7 में भी आपने पढ़ा है इसको क्या होता है ये, लेकिन मेरा फर्ज है थोड़ा सा बताना, मैं बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। एक बात तुम लोग समझ चुके हो कि कैश एक अलग चीज है, प्रॉफिट एक अलग चीज है। सर ये बात दोबारा क्यों बता रहे हैं भाई? अब जब सोल्यूशन क्वेश्चंस आते हैं ना, हमारे वाले प्रॉफिट और कैश में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे होते, और अभी आप लोग भी गलती करेंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे। थोड़ी देर देते बस। ROC कैसे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल ये बताता है, रिटर्न स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन दी बिजनेस, या टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन दी प्रोजेक्ट, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बताया हुआ सारी बात। ठीक है, अब इसका डिसीजन मेकिंग रूल क्या था ये भी बता दिया था। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन सवाल कोई नहीं किया इसके ऊपर। चले इस पे फिर सवाल शुरू करते हैं। अच्छा हुआ आपने यहाँ रोक दिया मुझे, वरना मैं इस पे भी तकरीर करता पूरी अभी। बता दिया करो, क्योंकि यार इतनी जगह हम पढ़ाते हैं ना, अभी सुबह का कई दो जगह ही पढ़ा के आया हूँ, तो इसलिए हमें याद नहीं रहता कि किस जगह क्या पढ़ा दिया, कहाँ खड़े थे, तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो आप लोग बता दिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम जहन में। हाँ सही। ये हो गया था ना, यहाँ तक कर लिया था हमने। ROC के फार्मूलाज भी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। सवाल नहीं किया था। चलो, अब आप जल्दी से मुझे, ये आपके सामने जो है वो एक क्वेश्चन आ रहा है, मुझे इसका ROC निकाल के दिखाना है, दोनों, सिंपल वाला भी और एवरेज वाला।
चलें जल्दी से इस सवाल की मुझे आपने आरओसी बताना है, दोनों सिंपल वाला भी और एवरेज वाला भी। जी सर, माशाल्लाह आप लोगों ने कर दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% गलत किया है, क्योंकि इतना जल्दी ऐसे हो नहीं सकता अगर आपने गलत नहीं किया होता तो। सबने निकाल लिया आंसर? कर रहे हो भी? नहीं हो रहा? जी पीछे। अरे भाई सिंपल है ना। आपने कितना निकाला आरओसी? हाँ वो भी यही कह रहे हैं 37। आपका बच्चा ज्यादा आ रहा है? आधा हुआ? अच्छा जी। ऑनलाइन वाले नौरीन, ईशा, एमन, इमामा, कुनूद, आप लोग बताइए आरओसी क्या आ रहा है आपके पास? 40%? फार्मूला याद है ना? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ये देख लेना। और तुम ये भी जानते हो कि कैश और प्रॉफिट में फर्क होता है, ये बात याद है ना? गुड। ऑनलाइन वालों, आप लोग हमारे साथ हैं, आंसर देते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की।
जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? भाईजान, प्रॉफिट करना था, ये कैश गिवन है, मैं बस इतना बता रहा हूँ बार बार। तुम लोगों ने जो गलती की है वो यही की है, बताता हूँ आपसे। और से पढ़ो क्या गिवन है, सवाल पढ़ो, सवाल ही मैंने पढ़े। हम्म। चलो जी, अब सुने गौर से। ये ऑनलाइन वाले देखो कितने शार्प चल रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से एक बच्चे ने जवाब दिया है। चले यहाँ सुने से। सवाल में गिवन है कि आप एक इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करने जा रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो, अच्छा जी मिक्स हो रहा है, रुक जाए जी। इस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 40,000 रुपया, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि कैश इनफ्लो, दिस इज कैश इनफ्लो, नॉट प्रॉफिट। क्योंकि कैश और प्रॉफिट में फर्क है। नॉन कैश और कैश बेस्ड एक्सपेंसेस याद है? हाँ, अभी याद आएगा, सुनो। तो सर जी, 40,000 का इन्वेस्टमेंट है। नेट कैश इनफ्लो ऑफ 15,000 विल बी जनरेटेड ईच फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 सालों का जो नेट कैश फ्लो है वो है 15,000। फिर 5,000 जो है वो ईच ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ईयर। एंड द फाइनल ईयर में कितने मिलेंगे जी? 35,000। ये सब के सब क्या है? कैश फ्लोज। एंड यू नीड प्रॉफिट्स। आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट्स। और ये सब क्या है? कैश फ्लो। तो क्या आपका जहन काम करता है कि कैश फ्लोज और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट? जब तुम प्रॉफिट निकालते हो तो तुम कैसे निकालते हो? रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस। और जब तुम कैश फ्लो निकालते हो तो तुम सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो लेते हो, नॉन कैश एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करते। जैसे कि डेप्रिसिएशन, IS 7 किया था। नेट प्रॉफिट लिखते थे और उसमें ऐड बैक करते थे। जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते थे, नेट प्रॉफिट लिख के उसमें नॉन कैश आइटम्स को क्या करते थे? ऐड बैक कर, ताकि वो कैश फ्लो बन जाए। तो पता चला अगर प्रॉफिट को कैश फ्लो बनाना है तो उसमें नॉन कैश आइटम को ऐड कर दो, और अगर प्रॉफिट को कैश फ्लो को प्रॉफिट बनाना है तो उसमें से नॉन कैश आइटम को माइनस कर दो। तो तुमने जो सबसे पहली गलती की है वो यहाँ पर ये की है कि आपने नॉन कैश और कैश बेस्ड एक्सपेंसेस को सोचा भी नहीं, प्रॉफिट और कैश फ्लो को डिफरेंशिएट भी नहीं किया। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने टोटल कैश निकालता हूँ, फिर उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि मेरा फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। यही फार्मूला है मेरा, एवरेज इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट।
तो एवरेज सॉरी एवरेज प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तुम एक काम करो, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टोटल कैश कैलकुलेट किया। कैसे किया सर? 15,000 इंटू टू, फिर 5,000 इंटू टू, और 35,000, टोटल आ गया 75,000। ठीक है, ये आपके पास टोटल कैश आ गया पूरे पूरे प्रोजेक्ट का। लेकिन ये कैश है सर, मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो मुझे उसमें से क्या माइनस करना है? डेप्रीसिएशन, क्योंकि एक ही नॉन कैश आइटम है यहाँ पर डेप्रीसिएशन। अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। तो आज के बाद याद रखो, ये बहुत जगहों पे काम आएगी बात। अगर कैश फ्लो से प्रॉफिट बनाना है तो कैश में से नॉन कैश आइटम को माइनस कर देना, और अगर प्रॉफिट को कैश बनाना है तो प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम को ऐड कर देना। सही है? तो मैंने टोटल डेप्रिस, भाई टोटल कैश में से क्या माइनस होगा? टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं कि एसेट की? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैलवेज वैल्यू। याद आ रहा है? टोटल डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एसेट की टोटल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, क्योंकि भाई हमें पता है कितने का एसेट है, 40,000 का, उसमें से रिकवर कितना हो जाएगा? 5,000। तो 35,000 एसेट क्या हो जाएगा पूरी लाइफ में? डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? एवरेज। तो इसलिए नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर? 8,000। सही है? तो एवरेज प्रॉफिट को मैंने ऊपर रखा और इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करा दिया, तो 20% जो है वो मेरे पास आर ओ सी आ रहा है। अगर वो बोलता है एवरेज निकालो, तो कल तुम लोग को मैंने फार्मूला लिखवाया था एवरेज का भी, तो 8 अब ऊपर ही रहेगा। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। ये कल सब करवाया था फार्मूले में, आज आपने सिर्फ यूज करा था। 22,500 नीचे रख के डिवाइड किया, तो 35.5% जो है वो आपके पास क्या आ गया? आर ओ सी। तो प्लीज इसको कॉपी कीजिए और इसको समझिए, अपने पास नोट्स बनाइए, ताकि आपको गलतियां ना हो। छोटी छोटी गलतियां हैं, जो आप करते रहेंगे तो मसला होगा। ठीक है, अभी शुरुआत है, अभी से पक्का करें इसको। समझ में आ गया? अब किसी को कोई इशू दोबारा पूछ लो, कोई मसला नहीं। ऑनलाइन आप लोग को सबको क्लियर है?
डन, क्लियर हो गया। तो आज के बाद आपने इस बात को इंश्योर करना है कि सर मुझे गौर से देखना है, मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट, आप लास्ट क्लास सुनी थी, देखा मैंने यहाँ करवाया था, ये रहा, ये रहा एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यहाँ यूज किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, सही है। नॉरिन ठीक है। ओके। तो सर आपको आज बड़ी इंपॉर्टेंट सबक मिला इस सवाल से कि सर कभी मुझे कैश को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, प्रॉफिट को, अब जैसे लेट्स सपोज हम आगे करेंगे कैश बेस्ड टूल्स, वहां आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, तो आप प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे इसमें कैश में, कैसे करेंगे, नॉन कैश आइटम दोबारा उसमें ऐड कर देंगे, अभी माइनस किया तो प्रॉफिट बन गया, वापस ऐड कर दोगे दोबारा क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था। आइए इस पे एक सवाल मैं आपसे और करवा लूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको ये पक्का हो गया। जी सर, ये अब आपकी किताब का ही सवाल आ गया, चले जल्दी से बताइए। मेरे ख्याल से सही आंसर है मामा। पहले का क्या रहा? वेरी गुड, शाबाश। और दूसरे का? शाबाश। 7% कुछ आ रहा है ना दूसरे का? वेरी गुड, बिल्कुल सही किया, समझ में आ गया। तो ये अगेन कैश फ्लोज थे। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन प्रॉफिट।
डन। क्या मैं सॉल्व कराऊं? हाँ सर। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाला आप लोगों ने कर लिया है? सबसे पहले आपने प्रॉफिट निकाला होगा, फिर उसको टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आपका वो हर साल का प्रॉफिट सेम है, इसलिए। डन। तो सबसे पहले आपने 24,400 को टोटल कैश में कन्वर्ट किया, एक ही बात है। फिर टोटल डेफिसिट से माइनस किया, क्योंकि सैलरी वैल्यू कुछ भी नहीं है क्या? सैलरी वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 1,10,000 माइनस 10, तो 1,00,000 आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, सही है बेटा? तो 22,000 अगेन डिवाइड बाय 5 किया, तो 4,400 एक साल का आ गया। उसको ऊपर रखा, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया 4%, सिंपल। एवरेज वाले को एवरेज से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो, अब ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि सर इसमें कुछ कहानी है अलग। अब डिफरेंट कैश फ्लोज जरा ध्यान से करना।
जी, ईशा कह रही है 18.75 और 33.3%। बिल्कुल सही है, कुनूत का भी ठीक है, सही है। ऊपर मेरे ख्याल ऑनलाइन वाले झाग गए हैं सही से। ठीक है नौरीन, आपका कितना आ रहा है? सॉरी, इमामा। ईशा, ठीक है। जी बक्की, आप लोग का भी यही आ रहा है बच्चों? तो इस बार तो दोबारा उसने कैश फ्लोज दिया आपने को, कोई टेंशन नहीं, सबको ऐड मारा। टोटल कैश आ जाएगा, टोटल डेबिट पे माइनस की टोटल प्रॉफिट आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज आ जाएगा, सही है। उस एवरेज को ऊपर रखा, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया, ठीक है। जी देखिए ऐसे ही कुछ किया। टोटल आपके कैश फ्लो इनफ्लो आ गया, माइनस टोटल डेबिट। टोटल डेबिट कैसे निकाला सर? 8 लाख का एसेट था और 1 लाख का क्या था आपका सैलरी वैल्यू, तो 7 लाख डेप्रिशिएट हो गया, सही है। तो डिवाइड बाय 7 तो 1.5 लाख, डिवाइड बाय 800 यानी कि 8 लाख, तो 18.75, 33 ठीक है। चलो आरओसी पक्का हो गया। अब इसका डिसीजन रूल याद है ना? डिसीजन रूल क्या बताया था कि आपने अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इससे कंपेयर करना है। सुनो भाई, तुम्हारा रिटर्न है ना ये, ठीक है। अब या तो इसको इससे कंपेयर करना है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सुनो, अभी हम इसको ले लेते हैं 18.75 को अपना आरओसी, ठीक है। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% आ रहा है तो क्या मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं? नहीं, क्योंकि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न से ज्यादा है, लॉस होगा सर आपको, है ना। और अगर दूसरी तरफ चलते हैं, अगर मेरा टारगेट रिटर्न 25% है तो क्या मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगा? तब भी नहीं करूंगा, क्योंकि टारगेट रिटर्न ज्यादा है, मेरे को मिल कम रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सर यही इसका डिसीजन रूल लिखवाया हुआ आप लोगों को मैंने, है ना। टारगेट रिटर्न से अगर आपका आरओसी ज्यादा होगा तो ठीक है, कम होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों वापस आ रहा हूं अपनी चीज पर जिधर से हमने बात शुरू की थी। ठीक है नौरीन, अब ठीक है। सॉरी, हमने यहां से बात शुरू की थी ना, तो अब तक हमने टूल्स लिख लिए थे, और इन टूल्स में से पहला टूल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया, इसका डिसीजन रूल भी, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हमने स्टार्ट करना है असल में क्या, कैश फ्लो मेथड। तो इंशाल्लाह अभी टाइम एंड हो रहा है क्लास का, वरना मैं शुरू करता है इसको। सबसे पहले आपको बताऊंगा कैश होता क्या है। कैश फ्लो की पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम, सारे मेथड नहीं पढ़ेंगे वाले पहले। कैश फ्लो कितनी टाइप्स का होता है, हर टाइप की मैं सॉल्यूशन कराना सिखाऊंगा आपको कि अगर ऐसा कैश फ्लो गिवन हो तो कैसे सॉल्व करोगे। अगर ऐसा गिवन हो यानी कि डिफरेंट टाइप्स के कैश फ्लोज होंगे, इवन, अनइवन, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, परपीचुटी, एन्युटी, ये सब आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको इसके ऊपर सवालात सॉल्व करने हैं, तो इसका पूरा चैप्टर है आपके पास इसका, तो वो डिटेल करानी है। फिर कैश फ्लो, जब हम सारी टाइप के कैश फ्लोज समझ लेंगे, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशन को समझेंगे कि अगर सर ऐसा कैश फ्लो होगा तो फिर कैसे सॉल्व करूंगा, फिर ऐसा होगा तो फिर कैसे सॉल्व करूंगा, इस तरीके से हम स्टार्ट लेंगे। फिर उसके बाद इन टूल्स पे आएंगे। अब इन टूल्स में कुछ टूल्स तो छोटे से हैं, जैसे बेसिक एनपीवी है, आपके कोर्स में एडवांस एनपीवी है, लेकिन बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक आईआरआर है, डिस्काउंटेड। अच्छा, आईआरआर के साथ एमआईआरआर भी होता है, शायद आपने सुना ना, वो मॉडिफाइड आईआरआर, वो आपके एएफएम में आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होता वो। आईआरआर की एक टाइप है, वो एडवांस फॉर्म है। सिंपल पेबैक, तो पेबैक और एनपीवी और आईआरआर ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट किए हैं, वो बेसिक लेवल, उसको चाहे तो रिवाइज करके आइएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको और आसानी होगी। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा ये एजेंडा है कि आपको पूरा कैश फ्लो की डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ, उसके सॉल्यूशन का तरीका, और फिर इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो इस बेसिक को हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे कि बेसिक कैसे कैलकुलेट, फिर इसके बाद इसको इंशाल्लाह हम एडवांस पे लेके जाएंगे कि जो आपका 20 मार्क का सवाल आता है अप्रेजल का, तो यूं समझो कि इंशाल्लाह 2 क्लासेस के बाद, हाँ 2 से 3 क्लासेस के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाओगे कि बड़ा एक इंशाल्लाह पास पेपर का सवाल करने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है।
पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो अगले वीक में दोनों क्लासेस आ रही हैं। सर निसार आपसे शेड्यूल शेयर कर लेंगे, ठीक है? तो वो डेज सैटरडे को आपको बता देंगे, ठीक है? और फॉर्म वॉर्म आप लोगों ने जमा करा दिए? सबने करा दिए? जिन्होंने नहीं कराया वो लाजमी करा दे, ताकि वो बेचारा अपना काम खत्म करे, वरना वो बेचारा अटका हुआ है बीच में, ठीक है? ताकि हम फिर स्टेब्लिश करना है नहीं करना, हमें डिसीजन लेना होता है, सही है? तो आप लोग लाजमी जो ऑनलाइन बैठे हैं उनमें से मेरे ख्याल तकरीबन सबके आ चुके हैं, जिनके नहीं आए वो देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह सैटरडे को आपसे निसार शेयर कर लेंगे कि भाई अपनी नेक्स्ट क्लासेस कौन से किस दिन है किस टाइम में, और मैं भी कर लूंगा अगर मुझे पता लग गया पहले, वरना सर निसार तो करेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपको रिसोर्सेज मैंने दे दिए हैं। अब आपने घर पे क्या क्या करना है, एक तो वो जो इन्वेस्टमेंट जो हमने सवालात किए कैपिटल रेशनिंग के, कौन से वो जो पीआई वाले दो तीन सवालात दिए वो करने हैं, उसकी थ्योरी पढ़नी है 2 काम, और तीसरा काम चैप्टर 1 की थ्योरी पढ़नी है। तो ये 3 काम याद रखना। अब मैं डायरी तो लिखवा नहीं सकता यहाँ पे, तो तुम लोग करके आना, भूलना, क्योंकि भूल जाते सर, वो भूल गए थे सर, सीधा सीधा बोलते सर वो भूल गए थे। तो ऐसे नहीं होना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर आज, क्योंकि अभी नया चीज शुरू कराने का टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह इसे शुरू करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।